नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विथ डीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पियाजे और ब्यूनर का संज्ञानात्मक विकास डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने और भी कॉन्सेप्ट आपके संग डिस्कस किए हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गया और जितने भी आपके पास डेवलपमेंट के और कॉन्सेप्ट हैं सभी पार्ट 2 और 3 आप जाके देख सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर का आपका सिलेबस है, उसी के अंदर ये टॉपिक है। तो जीन पियाजे सिर्फ बीएड सेमेस्टर में ही नहीं, अगर आप सीटेट टेट वगैरह देते हैं वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरह से आपको अपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में अपना पेपर में आंसर लिखना है। तो जो जीन पियाजे थे, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जीन जो पियाजे हैं ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या दिया है वो देखते हैं। तो जीन पियाजे को नन्हे वैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है आपके जो टेट वगैरह के सीटेट के एग्जाम होते हैं वहां पे पूछा जाता है। नन्हे वैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को कहा जाता है। इनके अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चा एक्टिव रूप से क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक तय उम्र पर ही कुछ सीख सकता है। तो ये बोलते हैं कि बच्चे का जो सीखने की ना एक तय उम्र होती है, एक एज पे आने के बाद ही वो कुछ सीख सकता है। उनके अनुसार बच्चा पहले शारीरिक रूप से परिपक्व मैच्योर होगा तथा तभी उसका दिमाग विकसित होगा। तो जब वो फिजिकली मैच्योर हो जाएगा शारीरिक रूप से, उसके बाद उसका जो माइंड है वो क्या होगा? डेवलप होगा, ऐसा बोलना है पियाजे का। तो आई होप आप अगर किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे चीज़ों को ना पहले आप समझेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर लिखेंगे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग समझ आ रहा होगा कैसे लिखना है। विकास चरणों स्टेजेस में होता है। जैसे स्टेजेस चरणों में होता है, बोल रहा है आप पहली सीढ़ी के बिना तीसरी सीढ़ी पर नहीं जा सकते। पियाजे का बोलना है जैसे आप स्टेप वाइज स्टेप सीढ़ी में चढ़ते हैं ना, इस तरह से एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि सीढ़ी आप सीधे एक स्टेप से दूसरे में, तीसरे में कदम नहीं रख सकते। ये क्या होता है? जो आपका विकास है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, चरणों में होता है। अब देखो आगे देखते हैं भाषा। तो पियाजे मानते हैं कि पहले विचार थॉट आता है, बाद में भाषा आती है। आप चीजों को समझे। अभी अब हमने क्या क्या पढ़ा। इनका कहना था जो बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, ज्ञान का निर्माण होता है और इसकी एक उम्र होती है, एक तय उम्र के बाद ही बच्चा कुछ सीखता है। पहले वो शारीरिक रूप से मैच्योर होता है, दैम उसका माइंड डेवलप होता है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि विकास स्टेजेस चरणों में क्या रहता है? बटावा रहता है। सीधे आप एक सीढ़ी से तीसरी चौथी सीढ़ी पर नहीं आ सकते। अभी भाषा के बारे में क्या बोलते हैं? पियाजे मानते हैं कि पहले विचार थॉट आता है, भाषा बाद में आती है। तो पियाजे मानते हैं पहले थॉट आता है, भाषा बाद में आती है। इनका बोलना है कि लैंग्वेज सेकेंडरी है, पहले आपके माइंड में थॉट आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। तो अब देखते हैं पियाजे की 4 अवस्थाएं, स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो पहला है कि संवेदी ग्राम अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो संवेदी ग्राम अवस्था में हम क्या क्या देखते हैं वो देखते हैं इसके बारे में। संवेदी ज्ञामक अवस्था बोलेंगे, यानी सेंसरी मोटर स्किल्स। आई होप ये टाइपिंग मिस्टेक ना हो हिंदी में, आप रीचेक करना एक बार सेंसरी मोटर स्टेज को क्या बोलते हैं। अब देखते देखो ना 4 स्टेजेस है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो एज रहती है बच्चों के एज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया? स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। जो 0 से 2 ईयर के वर्ष के बच्चे हैं वो आ जाएंगे पहली स्टेज में, सेंसरी मोटर स्केल में। अब देखते हैं इसके मुख्य तथ्य क्या है इसके अंदर। तो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों, जैसे ज्ञानेंद्रियों के अंदर क्या क्या आता है? सेंस से, आँख, कान, नाक से सीखता है।
देन ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस, उसके बाद क्या करता है, वस्तु स्थायित्व, यानी बच्चा समझने लगता है कि वस्तु ओझल होने पर भी ही खत्म नहीं होती। तो ये क्या बोलता है, बच्चा अब पहचानने लगता है थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को पहचानने लगता है। देन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बच्चा किसी चीज को पाने के लिए जानबूझकर हरकतें करता है। आप चीजों को समझते रहना, जो सेंसरी मोटर स्किल्स है उसके अंदर बच्चा पहले क्या ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस बिहेवियर करेगा, देन वो लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर करेगा। इस तरह से बिहेवियर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और एज आपको यहाँ पे बता दिए कि 0 से 2 वर्ष की रहेगी। और बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक से इन सब चीजों से सीखता है। देन पूर्व सक्रियात्मक, अब अगला देखेंगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें ना जो एज रहेगी अब बढ़ जाएगी, कितना, 2 से 7 वर्ष तक। और यहाँ पे जीववाद, एनिमेशन, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना, वो गुड़िया को चोट लगना, यानी वो ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि अगर उनका कोई खिलौना टॉय है उन्हें लगता है कि उन्हें भी चोट लगती है। इस तरह से वो देखा होगा, गुड्डे गुड़ियों की शादी वगैरह कराते, उनके संग खेलते भी है। तो ये रहती है स्टेज यहाँ पे, निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। ईगो सेंट्रिक रहता है, बच्चा सोचता है कि जैसा वो देख रहा है सब वैसा ही देख रहे हैं, यानी वो बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है, यानी खुद को प्रेफरेंस देने लगता है। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही वैसे ही बाकी लोग भी सोच रहे हैं। अब बाकी आगे हम देखते हैं अपलटावी, यानी रिविसिबिलिटी। इसके अंदर क्या रहता है, मानसिक क्रियाओं को पीछे की ओर नहीं मोड़ पाना। जैसे यहाँ पे ना बच्चा अपोजिटली नहीं सोच पाता। जैसे हम अब इतनी एज में इस स्टेज में आ गए, जैसे हमें पता है कि 2 + 3 करने पे डैम 5 होता है। अगर हम 5 - 3 करें तो 2, इस तरह से वो उलझ जाता है इन सारी चीजों पे। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा ऐसी हरकतें करते हुए। और केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, एक समय में वस्तु की सिर्फ एक खूबी पर ध्यान देना, यानी अभी वो केंद्रीकरण पर, यानी बच्चों वो अभी इस एज में ना 2 से 7 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो वो इस एज में क्या रहेगा कि किसी भी वस्तु की क्या खूबियां हैं और फिर क्या खामियां हैं इस पर ध्यान नहीं देगा। वो उसको जो चीज दिखाया जाएगा जिस तरह से उसके लिए वो ही ठीक है, उसी पर ध्यान देगा, यानी केंद्रीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। हाँ, ये वाला है कि पूर्व सक्रिय अवस्था में जीववाद, आप एज लिखेंगे, उसके बाद जीववाद लिखेंगे कि एनिमेशन में रहता है अहम केंद्रित। उसको आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, और इससे ज्यादा लिख सकते हैं। आपको पता है फिर किस तरह से कॉपी में काम करना है। केंद्रीकरण देखने को मिलता है ये सारी। अगली स्टेट हम देखेंगे कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देखते हैं, देखो 7 से 11 वर्ष तक रहेगा। तर्क की शुरुआत होती है, बच्चा उन चीजों पर लॉजिक बल लगाना शुरू करता है जो उसके सामने है, यानी तर्क की शुरुआत। अब बच्चा तर्क करने लगता है और वो चीजों पे लॉजिक लगाने लगता है। आप देखना छोटे जो 3rd 4th में पढ़ने वाले भी बच्चे, अब वो चीजों पे लॉजिक लगाने लगता है, क्वेश्चंस करने लगता है। मेन यहाँ पे आपने अगर छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आप इस चीज को फील कर पाएंगे कि तर्क करना शुरू कर देता है छोटी छोटी चीजों। या छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो भी आप तर्क करना समझ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। कंजर्वेशन करता है, समझना कि आकृति बदलने से मात्रा नहीं बदलती, तो संरक्षण करना, ये सारी चीजें वो सीखता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, चीजों को उसके गुणों के आधार पर अलग करना सीख जाता है, यानी अब वो सीख जाता है कि कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसको इसको करने से उसको क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। अब अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अगली स्टेज इन्होंने डिफाइन
डिफाइन करी थी। इन्होंने इसमें जो एज रखी है वो 11 से 15 वर्ष तक की रखी है। देन अमूर्त चिंतन, अपसेट थिंकिंग, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना। अब वो क्या करेगा, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा इस वाली स्टेज में, 11 से 15 वर्ष की, और बारे में सोचना शुरू कर देता है। परिकल्पना यानी हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग, यानी अगर ऐसा होता तो क्या होता, भविष्य की संभावनाओं पर तर्क करने लगता। तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा ना, तो ये 11 से 12 टीन एज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में भी बता रखा है। तो आप अगर आपने नोट करा होगा या फिर सुना होगा तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचने लगता है, और यहाँ अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो भविष्य के बारे में संभावनाओं पर तर्क करने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर ना आपको चीज़ें पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, रिलेवेंट लग रहा है, तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं ताकि मैं वो वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो देखो 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज थी, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, और आपके पास है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद संवेदी गाम अवस्था, तो ये आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो चीजें हैं वो जीन पियाजे ने डिवाइड करी और ये डिफाइन करी, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब आगे जो अगला सिद्धांत है ना, वो ब्रूनर ने दे रखा है, और ब्रूनर और पियाजे में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। देखिए, जो जेरोम ब्रूनर है वो अमेरिकी वैज्ञानिक है, वो स्विट्जरलैंड के थे, ये कहाँ के हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ब्रूनर थोड़ा एडवांस थे, ये क्या थे, थोड़ा एडवांस थे। वे कहते हैं कि बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, अगर हम सही तरीके से सिखाएं तो वो कुछ भी सीख सकता है। मतलब इनका ये कहना है कि अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी सही से सिखाएं ना, तो आप एलसीएम एचसीएफ उन्हें सिखा सकते हैं। अगर मैं मैथ्स के लॉजिक से कहूँ तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझ लें। तो ये बोलते थे कि अगर सही तरीके से सिखाएं तो कुछ भी सिखा सकते हैं आप बच्चे को। देन इनके अनुसार विकास चरणों में नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी चरणों में नहीं, कंटिन्यूअसली चलेगा। दोनों में ना आप डिफरेंस करिए। उसमें क्या था, उन्होंने क्या बोला था कि एक पहले वो फिजिकली मैच्योर होगा, देन वो मेंटली मैच्योर होगा और चीज़ों को करना सीखेगा। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अगर सही से सिखाएं तो कुछ भी सिखा सकते हैं। देन उन्होंने बोला था कि स्टेप्स में चलता है, पियाजे ने। ब्रूनर बोल रहे हैं कि स्टेप्स में नहीं चलता, ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देन देखते हैं हम अब भाषा। तो ब्रूनर कहते हैं कि भाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा ही हमारे विचारों को बड़ा बनाती है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस करिए। हाँ, इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर के अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं, जब पाठ्यक्रम है ना, तो स्प्रिल बोलते हैं, ये सर्कुलर जो हमारे पास रहता है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम की बात हो रही है, और स्पिरल यहाँ पे स्पिरल करिकुलम की बात हो रही है। इसको समझते हैं। यह ब्रूनर का सबसे बड़ा अंतर है। वे कहते हैं कि एक ही टॉपिक को हर क्लास में बच्चे के लेवल के हिसाब से बढ़ाते जाना चाहिए। तो ब्रूनर का ये देखो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बोल रहे कि आप एक ही टॉपिक को पढ़ाओ लेकिन वो क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ा दो। ऐसे समझो, जैसे आप एक छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं एडिशन करना विदाउट कैरी, देन उसके अकॉर्डिंग एडिशन ही कराओ कैरी वाला।
करवाओ। देन आप एडिशन कराओ, लेकिन उसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर दो। देन फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाओ, उसी लॉजिक का यूज करके अदर चीजें सिखाओ, तो ये थोड़ा ठीक है। अब देखते हैं ब्यूनर के ने पियाजे के काम को आगे बढ़ाया और सीखने के 3 चरणों को और जोड़ा। अभी तक पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, अब उन्होंने 3 स्टेजेस और ऐड ऑन कर दिए। अब इनके अकॉर्डिंग जो नई इन्होंने स्टेजेस ऐड करी उसको देखते हैं। पहले है सक्रियात्मक, यानी एन एक्टिव मोड। ये एक्टिव मोड होगा, करेक्ट करना, सक्रियात्मक। तो ये 0 से 18 महीने, यानी बच्चा चीजों को करके सीखता है, जैसे पांव हाथ मारना या साइकिल चलाने जैसी क्रिया। तो आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, 0 से 18 महीने की बात हो रही है, यानी 1-1.5 साल का बच्चा, तो वो क्या करता है, हाथ पैर मारना सीखता है, साइकिल चलाना जैसी हरकत करता है पैरों से। तो ये इनका कहना है कि बच्चा चीजों को करके सीखता है। और दाम है दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक मोड। 18 महीने से 7 वर्ष तक के बालक की कल्पना कीजिए। आप ये अपने माइंड में इमेजिन करिए, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं तो उनके बारे में आपने देखे होंगे, उनके बारे में सोचिए, आप इजीली इस चीज को समझ पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा मानसिक चित्रों, विजुअल इमेज और चित्रों के माध्यम से सीखता है। तो यानी बच्चा जो देख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि बच्चा सीखता है, ऐसी चीजें होती हैं। और इस स्टेज एज में बोल रहा है 7 वर्ष तक का। अगला है सांकेतिक सिंबॉलिक मोड, यानी 7 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों के लिए है ये। यहाँ पे बच्चा जो है भाषा, शब्दों और गणितीय अंकों, सिंबल्स के माध्यम से अमूर्त चिंतन करता है। तो ये सारी चीजें थी। अब फिर बोलूंगी, अगर चीजें पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें। और मैं ना कंटेंट इस अकॉर्डिंग बनाया कि आप थोड़ा समझ भी लें, समझे क्या, समझ ही आएगा। और आपको बीएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है उसमें क्या लिखना है, इस अकॉर्डिंग आइडिया हो जाए। देखो, अगर एक ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है, यानी जहाँ पे हम आपस में इंटरेक्ट हो पाते, तो चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ पाते। लेकिन अभी ये एक छोटा सा मोड आपको यूट्यूब के थ्रू मिलता है, तो इस पे अगर मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करूंगी तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो लॉन्ग होगी तो फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम के उससे मैं आपके पास तक ये वीडियो नहीं पहुंचा पाऊंगी। चीजें बहुत सारी रहती है, और कभी लाइव बोलने का मौका मिले यूट्यूब पर आने का, तो चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपके पास पेश किया जाएगा। विद इन हम एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, तो इन फ्यूचर कभी मौका मिला वो बात की बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सी चैट या पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने ना ये कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करे। देखो, जैसे पियाजे बनाम ब्यूनर, यानी दोनों में, पियाजे कहते हैं विकास चरणों में होता है, तो यानी ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जबकि ब्यूनर कहते हैं कि निरंतर कंटिन्यूअस होता है। ये आपको याद रखना है। देन स्पिरिचुअल करिकुलम, ब्यूनर ने यह विचार दिया कि किसी भी कठिन विषय को छोटे बच्चों को उसके स्तर के हिसाब से आसान बनाकर पढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं, पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे इसमें पियाजे और ब्यूनर के जो विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसमें क्या अंतर है। तो पहले देखते हैं विकास कैसा होता है। जो पियाजे हैं वो बोलते हैं विकास कैसा, चरणों में होता है, और ब्यूनर बोल रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चरणों में, यानी स्टेप वाइज स्टेप, जैसे आप सीढ़ियां चलते हैं ना, इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप कैसे होता है, विकास होता है। और जो ब्यूनर है उनका बोलना है विकास कैसे, कंटिन्यूअस, जैसे आप एक रास्ते में सीधे 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 चलते जा रहे हैं, इस तरह से कंटिन्यूअस चलता है।
तो ये कॉन्सेप्ट था। अब सीखने का आधार देखते हैं। सीखने का आधार पियाजे बोलते हैं पहले परिपक्व फिर सीखना, यानी बच्चा पहले मैच्योर होगा, चीजों को समझने से लगेगा, उसके बाद वो सीखेगा। पर ब्यूनर बोलते हैं कि किसी भी उम्र में सही ढंग से सिखाया जाए तो कुछ भी आप सिखा सकते हैं। भाषा का महत्व, जो पियाजे हैं उन्होंने भाषा को महत्व नहीं दिया है उतना, और जो ब्यूनर है उन्होंने भाषा को विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है, सबसे महत्वपूर्ण माना है, ये भी देख सकते हैं। और शिक्षक की भूमिका बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, और जो ब्यूनर है इनके अकॉर्डिंग जो शिक्षक होता है वो मदद देनी चाहिए, यानी ये होता है, यानी वो क्या करता है, मदद करता है बच्चों की सीखने में, लेकिन सक्रिय रूप से, सक्रिय होकर यानी एक्टिव होकर। लेकिन इनका बोलना है, पियाजे का बोलना है सिर्फ एक मार्गदर्शक करता है। ये मेन डिफरेंस था। आप इस डिफरेंस को भी समझते हुए पूरा एग्जाम कर सकते हैं। अब देखते हैं PYQs जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला दे रखा है साभिप्राय व्यवहार, यानी उसके बाद है वस्तु स्थापित्व यानी ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस, देन समस्या समाधान, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस वो सीख गया है, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो ये सीटेट 2014 और 16 का क्वेश्चन है। आई होप अगर आपने चीजें थोड़ी सी भी समझी होंगी ना तो इससे इजी कुछ नहीं था। अब देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो जो ये काल्पनिक यानी जहाँ पे बच्चा हाइपोथेटिकली सोचने लगता है तो वो किस स्टेजेस में बोल रहा है कि डेवलप होते हैं। अब ये पेपर का आपका क्वेश्चन है सीटेट जनवरी 2021 वाला। तो देखिए पहला बोल रहा है संवेदी चालक की अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा इसका। ये चीजें आपसे आगे डिस्कस करी गई हैं। किस अवस्था में बच्चा वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ये है आपके पास क्वेश्चंस, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास डी देखने को मिलेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा। यूपी टेट 2012 में 11-12 का क्वेश्चन है। अभी यूपी टेट के फॉर्म भी आए हैं, आप लोग को पता होगा। देन पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिक किस अवस्था में होता है। तो बच्चा जब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वो ईगो सेंट्रिक होता है, इसका आंसर रह जाएगा। और ये आप लोग कर पा रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं और अपना अगला टॉपिक फिर कल डिस्कस करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं आप। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।